बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। कल मैंने फ्रॉग टॉपिक्स कंप्लीट कर दिया था और इस तरह से जो 3 एनिमल आपको पढ़ना है, अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग, ये तीनों कंप्लीट हुआ। और अब जूलॉजी में इसके बाद चैप्टर है बायोमोलिकुल्स और एनिमल फिजियोलॉजी यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी। वही ह्यूमन यानी 2 चैप्टर कहो, यही आप जूलॉजी में बचा हुआ। उसी ह्यूमन फिजियोलॉजी में फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम और बाद में एंडोक्राइन सिस्टम। यानी इतना सिस्टम आपको पढ़ना है जो हम फ्रॉग, अर्थवर्म या कॉकरोच में पढ़ाते थे, तो इसमें तो बहुत कम है और उसमें टोटल डिटेल में आपको उसको पढ़ना है। राइट। आप लोग में कुछ स्टूडेंट्स के प्रति हम काफ़ी उसका प्रेज करते हैं कि शायद जनरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो बहुत पहले पढ़ाए थे हम, उसमें हो सकता है यहाँ हम पढ़ाए और वो इंटरमिंगल हुआ। तो एक स्टूडेंट्स का कहना है कि शायद जर्मिनल लेयर का जो टॉपिक था जनरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस में, जो कई बेसिस पढ़ाए थे हम आप लोग को, सिमेट्री के आधार पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पर, सिलोम सिलोम के आधार पर, ठीक है, सिलोम के आधार पर या सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर, ये सब जो आधार बना के बतलाए थे, उसी में किसी का कहना है कि सर जर्मिनल लेयर टॉपिक्स टर्म जो है शायद मिस है। तो हम वही आपको जर्मिनल लेयर बतला रहे हैं। अब तो इतना तुम पढ़ चुके हो कि हमको नहीं लगता है कि जर्मिनल लेयर समझने में कोई दिक्कत भी हो। तो जनरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का एक टर्म कहता है ये छूटा हुआ, तो ये बहुत माइन्यूटली चीज़ है। जर्मिनल लेयर हुआ कि हमारे शरीर का या किसी भी हायर ऑर्गेनिज्म में जितना भी बॉडी पार्ट्स है वह जर्मिनल लेयर का बना होता है। ये जर्मिनल लेयर 3 होते हैं, जिसको एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म है कहते हैं। तो एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म, इस तीनों लेयर को एक साथ क्या कहते हैं? जर्मिनल लेयर। सपोज करो हम इसे बना दें कि एक्टोडर्म, ये मेजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, दूसरा मेजोडर्म और तीसरा जर्मिनल लेयर। इसी तीनों लेयर को, सॉरी, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म, इसी तीनों लेयर को एक साथ जर्मिनल लेयर कहा जाता है। राइट। तो एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड
एंडोडर्म collectively called germinal layer, राइट। अब तो तुम लोग अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग सब में डेवलपमेंट पढ़े हो। तो जायगोट बन जाते हैं, तो जायगोट जो आगे डेवलपमेंट करता है उसमें एक प्रोसेस कहलाता है गैस्ट्रुलेशन। वो आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन जब पढ़िएगा तो उसमें आपको बतलाया जाएगा। तो इस तीनों लेयर का निर्माण जायगोट का जो डेवलपमेंटल स्टेज है जो गैस्ट्रुलेशन के द्वारा होता है, उस गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के द्वारा जर्मिनल लेयर यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। यानी जर्मिनल लेयर इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। जर्मिनल लेयर is formed by the process of gastrulation, right? अब ये देखो कि जो हायर ऑर्गेनिज्म है उसका कोई भी ऑर्गन इसी तीनों लेयर्स के द्वारा बनता है। जैसे एक उदाहरण दें, हम लोग का ब्रेन है, तो यह किसके द्वारा बनता है? एक्टोडर्म के द्वारा। या जो बोन है वो किससे बनेगा? मेसोडर्म के द्वारा। जो स्टमक है वो किसके द्वारा बनेगा? एंडोडर्म के द्वारा। एक वो एग्जाम्पल से। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो मसल है, वो किसके द्वारा बनता है? मेसोडर्म के द्वारा, राइट। हमारा स्किन का जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस, वो किसके द्वारा बनता है? एक्टोडर्म के द्वारा। जो इंटेस्टाइन है वो किससे बनता है? एंडोडर्म के द्वारा। इस तरह से देखें कि कोई भी स्ट्रक्चर्स जो हैं वह एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म के द्वारा बनता है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ हायर organism formed by the germinal layer, right? जैसे एक्टोडर्म के द्वारा क्या डेवलप हुआ? ब्रेन। मेसोडर्म के द्वारा क्या बना? मसल्स। एंडोडर्म द्वारा क्या बना? स्टमक, राइट। अब यह जर्मिनल लेयर सिलेंट्रेट से लेकर के कॉर्डेटा तक के एनिमल्स में पाया जाता है। पॉरीफेरा में नहीं होते हैं, क्योंकि पॉरीफेरा में टिश्यू का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो जर्मिनल लेयर बनने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए जर्मिनल लेयर का एग्जाम्पल लिखते हैं क्या? सिलेंट्रेट टू
कॉडेट, राइट। और इसीलिए देखो यहाँ नाम लिखे हैं हायर ऑर्गेनिज्म, यानी हायर एनिमल्स। नहीं तो क्योंकि पॉरीफेरा में तो नहीं है, टिश्यू फॉर्मेशन है ही नहीं, वहां जर्मिनल लेयर नहीं होता, इसीलिए टर्म लिखा है हायर एनिमल्स या हायर ऑर्गेनिज्म। तो सिलेंट्रेट से लेकर के यह कॉर्डाटा फाइलम तक के एनिमल्स में पाया जाता है। तो सिलेंट्रेट और टिनोफोरा में केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही पाया जाता है, और प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर के कॉर्डाटा फाइलम तक के एनिमल्स में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर पाया जाता है। तो इस आधार पर एनिमल्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिसमें केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म है उसको क्या कहोगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों होगा उसको क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इसको मिटा दें। एनिमल को इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर दो प्रकार में बांटा गया, डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक।
तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है, इसमें देखो कि केवल क्या है, दो लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक किसको कहोगे? एनिमल्स हैविंग ओनली एक्टोडर्म्स एंड एंडोडर्म। लिखना डिप्लोब्लास्टिक में animals having ectoderm and endoderm, राइट। तो जिस एनिमल में एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो। अब एक चीज देखो कि इस दोनों लेयर के बीच में, ठीक है, नॉन सेलुलर जेली समझते हो, जिलेटिनस, नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर ऑफ मीजोगिलिया इज प्रेजेंट। इसके बीच क्या हुआ? नॉन सेलुलर जिलेटिनस मीजोगिलिया इज प्रेजेंट। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म अनस्पेशलाइज्ड मीजोगिलिया प्रेजेंट। तो ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जो विस्कस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसका नाम क्या हो गया? मीजोगिलिया। ये भी याद रखना है। तो एनिमल्स हैविंग एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, and between them unspecialized gelatinous mesogilia present। राइट। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच क्या है? अनस्पेशलाइज्ड जिलेटिनस मीजोगिलिया प्रेजेंट। समझे? अब जो एनसीईआरटी में जो अनस्पेशलाइज्ड लिखा हुआ, इसका अर्थ क्या है? अनस्पेशलाइज्ड मीन्स इट इज नॉट स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म अदर स्ट्रक्चर। जैसे मेजोडर्म है, वह तो किसी भी स्ट्रक्चर जैसे सिलोम बनाने में, किडनी बनाने में, बोन के लिए, मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह मेजोगिलिया के द्वारा किसी भी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए एनसीईआरटी में यह टर्म लिख दिया है अनस्पेशलाइज्ड। राइट। तो लिखना इट इज mesogilia is unspecialized its means it is not specialized to form any other structure, not specialized to form any other structure। राइट। तो यह डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन जो है, इस किस फाइलम के एनिमल में मिलता है? सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा।
यहीं पर अब एग्जाम्पल लिखना, एनिमल ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या हो गया बोलो? फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा। अब नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब तुम लोग खुद समझ गए होगे ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको कहेंगे? जिस एनिमल्स में तीनों जर्मिनल लेयर पाया जाता हो उसको क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें क्या देख रहे हो? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर है। इसीलिए ऐसे एनिमल को क्या कहिएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एनिमल विथ ऑल थ्री जर्मिनल लेयर। यहाँ लिख दें, एनिमल्स हैविंग ऑल थ्री जर्मिनल लेयर। राइट, ये क्या हो गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो पहला फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस है जिसमें मेसोडर्म का फॉर्मेशन हुआ, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या हो जाएगा? किस फाइलम के एनिमल्स में ये मिलेगा? प्लेटीहेलमिन्थिस हो, एस्केलमिन्थिस हो, एनिलिडा हो, आर्थ्रोपोड हो, मोलस्का हो, इकाइनोडर्माटा हो, हेमिकॉर्डाटा हो और कॉर्डाटा। तो प्लेटीहेलमिन्थिस से कॉर्डाटा तक के सभी फाइलम्स के एनिमल में क्या है? तीनों लेयर होते हैं, यानी ये सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स, एनिमल ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डाटा। प्लेटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डाटा।
प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डाटा फाइलम के सभी एनिमल्स जो होते हैं वह ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, राइट। तो ये बचा हुआ था, ये बचा नहीं, हम तो पढ़ा दिए थे, मिस हुआ वो हम आपको समझा दिए। यही है जर्मिनल लेयर, जिसके आधार पर एनिमल को दो पार्ट में बांटा गया, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो आप इसको मेंशन कर लिए होंगे। फिर जो एक दिन आपको हम पढ़ाए थे वो बॉटनी में लिविंग और नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो अभी हम उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो तुम याद करो कि जो लिविंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हम बतलाए होंगे, जैसे प्रेजेंस ऑफ सेल, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, और उसमें ये भी बतलाए थे खास करके डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। किसको डिफाइनिंग कहेंगे और किसको कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, ये मेन उस क्लास में हम फोकस किए थे। तो फिर से समझा दें, लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या हुआ? वह कैरेक्टर जो केवल उसी में मिलता हो, यानी वह नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता हो, और लिविंग में भी कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं हो। एक्सेप्शन करने का अर्थ है कि अगर मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो कोई भी ऐसा लिविंग नहीं होगा जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता हो, यानी सभी लिविंग्स में मेटाबॉलिज्म होगा ही, और नॉन लिविंग में तो खैर होगा ही नहीं, और लिविंग में भी कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं होगा जो कि उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो, राइट। तो इस ऐसे कैरेक्टर्स को क्या कहेंगे? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब जैसे ग्रोथ ले लें, ग्रोथ क्या है? लिविंग में भी है और ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो सकता है, इसलिए ग्रोथ को क्या कहते हो? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। अब उसी तरह से
तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग्स जो बतला दिए थे, उसके बाद एक नेक्स्ट लिख रहे हैं रिप्रोडक्शन। अब यहीं पर लिखा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स। अब रिप्रोडक्शन जो है यह लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग, बट इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग। अब इसी से आप समझो, तो ये तो रिप्रोडक्शन, अब आप लोग को बतलाने की जरूरत नहीं होगा रिप्रोडक्शन क्या है, तुम लोग इतना पढ़ चुके हो। अब तो पूरा डेवलपमेंट, अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग सबका पढ़ चुके हो। रिप्रोडक्शन है क्या? प्रोडक्शन ऑफ द यंग वंस ऑफ ऑन काइंड्स फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द रेस। अपने रेस को कायम रखने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने समान यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। और रिप्रोडक्शन ये भी जानते हो, ये कॉमनली क्या है, दो तरह का है। एक को क्या कहते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन से हो, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी जितना एनिमल का पढ़े सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्शन which is carried out without the fusion of gamete। ऐसा रिप्रोडक्शन जो बिना गैमिट के फ्यूजन से हो उसको क्या कहोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसी का जैसे एग्जाम्पल देखो, ये अभी जो पढ़ा रहे हैं कंटेक्स्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक्स में, तो फंजाई भी जान चुके हो, जानते हो। तो फंजाई जो है, फंजाई multiplies and propagates fungi multiply and propagates। फंजाई में मल्टीप्लिकेशन, उसकी संख्या में वृद्धि किसके द्वारा होती है, बाय मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। यह अनगिनत एसेक्सुअल स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, इसका प्रोपेगेशन होता है। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो गया, एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखो, ईस्ट में या हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होती हैं, बर्डिंग के द्वारा। ये आप पढ़ भी चुके हो, सिलेंट्रेट में आपको पढ़ाए थे। ईस्ट और हाइड्रा, इसमें क्या हुआ, बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। नेक्स्ट,
फंजाई, फिलामेंटस अलगी, फिलामेंटस अलगी या ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी कोई भाग फ्रेगमेंट में टूट गया और वह टूटा हुआ भाग जो है एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर गया। इस प्रोसेस को क्या कहोगे? फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, अब देखो, पहले जब तुम ये पढ़ते इनिशियल क्लास में तो प्लेनेरिया नहीं समझ पाते। अब तो तुम प्लेनेरिया बोले होंगे, जो एनिमल क्लासिफिकेशन याद किए हो वो समझ गए होंगे कि सर पढ़ा रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस। इसी प्लेनेरिया का नाम क्या बतलाए थे? डुजेसिया। तो प्लेनेरिया में क्या होता है? इसमें रीजेनरेशन, रीजेनरेशन होता। रीजेनरेशन ये भी समझाए थे कि जो ऑर्गेनिज्म का कोई भाग टूट जाता है तो उस भाग को वो रीजेनरेट कर जाता है और फिर यंग इंडिविजुअल्स में डेवलप कर जाते हैं। जो भाग टूटा उस भाग का फॉर्मेशन करके फिर ये बिकम्स न्यू ऑर्गेनिज्म। इसी को क्या कहोगे? रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन क्या हुआ? द फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, यानी और टूटा हुआ ऑर्गेनिज्म जिसका कोई भाग टूट गया हो। द फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट्स इट्स lost part and becomes developed into a complete organism। राइट? नेक्स्ट, अब ये समझो कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो एक सेल के बने हुए हैं, उसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है सिनोनिमस होते हैं। यानी रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, अलगी,
बैक्टीरिया, अमीबा या अलगी, जैसे नाम लिख दें क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है? यूनिसेलुलर अलगी है। तो बैक्टीरिया, अमीबा या क्लेमाइडोमोनास अलगी। रिप्रोडक्शन इज synonymous with growth। अब इसका अर्थ समझो, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ, यानी रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों सेम है। चूंकि आपको ग्रोथ को पढ़ाए थे, ग्रोथ मीन्स क्या है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स या इंक्रीज इन सेल मास। तो अगर सेल के नंबर में वृद्धि हो रहा है तो ये भी ग्रोथ है। ग्रोथ कंसीडर करते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अब आपको हम ये समझाने जा रहे हैं कि क्यों रिप्रोडक्शन जो है वह कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप देखें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों सिनोनिम्स हैं। यानी ग्रोथ का भी अर्थ होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, और यहां पर रिप्रोडक्शन के कारण भी क्या है? यह एक सेल है, यह रिप्रोड्यूस किया तो दो छोटे छोटे यंग सेल्स का फॉर्मेशन हुआ रिप्रोडक्शन के द्वारा, तो सेल्स की तो नंबर में वृद्धि हो गई, यानी ग्रोथ भी हो रहा है और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तब हम कैसे इसको, इस प्रोसेस को हम ग्रोथ भी कह सकते हैं और इस प्रोसेस को क्या हो गया? रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट वी आर नॉट स्ट्रिक्टली क्लियर दैट इट इज ग्रोथ और इट इज रिप्रोडक्शन। ये ग्रोथ भी है और ये रिप्रोडक्शन भी है। और तुम जानते हो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो होंगे वह उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, राइट? यहां तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस का ही एक्सेप्शन हो गया कि रिप्रोडक्शन है तो यह क्या है? ग्रोथ भी है एक। इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। समझ गए? एक। दूसरा देखो, एक फर्स्ट एग्जांपल से समझाए कि रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट हुआ। दूसरा समझा रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। सम organisms do not some organisms do not reproduce. Some organisms do not reproduce. ठीक है? कुछ ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। जैसे ये तो आप तुम लोग को बतलाने की जरूरत नहीं, म्यूल जो जानते हो कि मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉसिंग से म्यूल बनता है, या म्यूल क्या होता है? स्टेराइल्स होते हैं, इसलिए वो यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करता। इसी तरह से आप लोग पढ़े होंगे जो हनी बी हैं, क्वींस
हनी बी हैं, उसके बी हाइव्स में जो क्वीन होते हैं वह फर्टाइल फीमेल्स होती हैं, और जितनी वर्कर्स होती हैं वह स्टेराइल्स होती हैं। उससे यंग वंस का प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन मेल हैं जिसको ड्रोन कहते हैं वो फर्टाइल्स होता। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, वर्कर्स ऑफ हनी बी। हनी बी के जो वर्कर्स हैं ये क्या होती हैं, स्टेराइल्स, यानी ये फीमेल, ये स्टेराइल फीमेल है, राइट। इसी तरह से कुछ ह्यूमन कपल भी देखते हो कि वो उनसे भी यंग वंस का प्रोडक्शन नहीं होते हैं। तो सम ह्यूमन कपल, ये भी क्या है, स्टेराइल्स या इनफर्टाइल्स होते हैं, स्टेराइल या इनफर्टाइल्स होते हैं, राइट। इस तरह से देखो, दूसरा समझाए कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या बतलाए थे, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो। लेकिन देख रहे हो कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, राइट। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को क्या कहते हो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, राइट। ऑल्दो नो लिविंग हैज द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और रिप्लिकेट, यद्यपि कोई ऐसा नॉन लिविंग नहीं है, कोई ऐसा नॉन लिविंग्स नहीं है जो रिप्रोडक्शन को कैरी करता। किसी भी नॉन लिविंग द्वारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता। नो लिविंग और नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, नो नॉन लिविंग कैरी आउट रिप्रोडक्शन, यानी नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस को शो नहीं करती हैं, ठीक है। फिर भी रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना गया, क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में तो नहीं हो रहा, लेकिन ये देखते हैं कि कुछ लिविंग भी जो है उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, राइट। इसीलिए रिप्रोडक्शन क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। हमको लगता है अब आप जरूर समझ गए होंगे कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग का। डिफाइनिंग तभी बोलिएगा जो वह केवल लिविंग में हो और कोई एक्सेप्शन नहीं हो, ठीक है। और लिविंग में भी हो और नॉन लिविंग में हो तब भी वह डिफाइनिंग नहीं होगा, राइट। नॉन लिविंग में नहीं हो, लिविंग में ही हो और कुछ लिविंग्स में नहीं हो तब भी वो क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक होगा। और डिफाइनिंग केवल क्या होंगे, लिविंग में ही होगा और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, यानी हर लिविंग्स में वह प्रोसेस कैरी ऑन होता है। जैसे मेटाबॉलिज्म या सेल, ये सब क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब तो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है
अब नेक्स्ट लिख रहे हैं कॉन्शसनेस। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के बाद दूसरा कैरेक्टर्स कॉन्शसनेस। ये क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। कॉन्शसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। पहले ही लिख दिया। अब है कि कॉन्शसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना जाता है। आप तो डिफाइनिंग समझ गए। अब फर्स्ट हमको समझना है कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस किसको कहते हैं? वातावरण के प्रति जागरूक होना, इसी को क्या कहते हो? कॉन्शसनेस। यानी अवेयरनेस। अवेयरनेस टू द या अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स या इन्वायरमेंट। अपने वातावरण के प्रति सजग होना। इसका अर्थ क्या हुआ? कैपेबल टू डिटेक्ट एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट। वातावरण में कोई परिवर्तन होती है उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। अभी गर्मी एकाएक होने लगे, उसको ये भी समझ होती है कि गर्मी बहुत बढ़ गया। ठंडा हो गया तो उसकी भी अनुभूति हो जाती है कि बहुत ठंडा है वातावरण में। तो इसी को क्या कहते हो? कॉन्शसनेस, अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स, राइट। एंड अवेयरनेस भी है एंड रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुली एंड रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स करना, अनुक्रिया करना। यह एक्सटर्नल स्टिमुली क्या हो सकता है? मे बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। अब फिजिकल है, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर घट गया, ठीक है। लाइट आंख पर पड़ा, आंख ब्लिंक, आंख झपक गया, ये सब क्या रिस्पॉन्ड हो गया? फिजिकल। केमिकल है, कोई एसिड या कुछ बॉडी पर गिरा, हाथ आप पीछे किए, ये क्या हुआ? केमिकल रिस्पॉन्स। बायोलॉजिकल, सिंपल सोचो, टीचर क्लास में आया, आप खड़े हो जाते हो, ये क्या? टीचर क्या हुआ? स्टिमुली। और आप जो खड़े हुए, ये क्या हुआ? ये रिस्पॉन्स हुआ। अब कोई कोई लड़का हो जाए खड़े ही नहीं हो तो रिस्पॉन्स नहीं लिया, राइट। लेकिन जो लिविंग्स है वह उसमें स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स ले भी सकता है या रिस्पॉन्स नहीं भी ले सकता, रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली। लेकिन सांप अगर आ जाएगा, ठीक है, तो सपेरा को छोड़ के और सभी को होगा, सबके सब रिस्पॉन्स लेंगे। तो वही कहता है मे बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बोलो, समझे इसको? तो कॉन्शसनेस का अर्थ क्या हुआ? वातावरण के में परिवर्तन को जानने की क्षमता और किसी भी स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स लेना। अब अगर यहाँ पर कोई गर्म चीज पड़ जाएगा तो हाथ तुरंत पीछे हो जाएगा, तो ये क्या हुआ?
रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। या अगर आप फूल देखते हो तो हाथ उधर बढ़ जाते हैं, तो ये रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी हो सकता है, यह रिस्पॉन्स, और कोई कांटा है तो हाथ पीछे आ गया, दिस इज क्या हुआ, नेगेटिव या न्यूट्रल भी हो सकती है। तो रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, इसको क्या कहोगे, कॉन्शसनेस। बोलो समझे इसको। अब इन हायर ऑर्गेनिज्म, राइट, या इन हायर एनिमल्स, जैसे कल आपको पढ़ाए थे फ्रॉग में ही स्टिमुली जो है किसके द्वारा रिस्पॉन्स, स्टिमुली को रिसीव कौन करता, जैसे स्किन हुआ, राइट, आई हुआ, आई किसको रिसीव करता है, लाइट को, ईयर किसको करता है, साउंड को, टंग किसको करता है, किसके लिए है, टेस्ट के लिए, नोज किसके लिए है, स्मेल के लिए, राइट। तो ये सब जो रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं इसके द्वारा हम क्या है, स्टिमुली को रिसीव करते हैं। तो ही लिखे हैं इन हायर ऑर्गेनिज्म्स रिसेप्टर ऑर्गन, रिसेप्टर ऑर्गन्स लाइक आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन perceive the stimuli। और जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, मान लो जो अमीबे है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उस पर एसिड डालिएगा अपनी जगह से वो वापस हटने लगेगा। पढ़ाए थे अर्थवर्म है, उसको आंख नहीं है, लेकिन लाइट दीजिएगा तो वो क्या होगा, लाइट से दूर भागेगा। अगर ये सब ऑर्गन्स नहीं भी है तब भी ये क्या है, कॉन्शसनेस है, तब भी इसमें रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुली या अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स की क्षमता पाई जाती है, राइट। अब तुम्हारे मन में होगा कि प्लांट जो है उसमें तो ये कुछ भी नहीं होता है, तो प्लांट में कॉन्शसनेस है कि नहीं। तो ऑल्दो प्लांट डज नॉट हैव दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर ऑर्गन्स, बट प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर, लाइट, pollutants, I mean to say chemicals, biological stimuli। Plants also respond to stimuli like temperature, light, chemical and biological। बहुत गर्मी पड़ेगा तो पत्ता मुरझा जाता है, बायोलॉजिकल समझ रहे हो, जैसे टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा है, उसको छूते हो तो देखते हो वो कंट्रैक्ट कर जाता है, राइट। तो इस तरह से पौधा भी क्या है, में स्टिमुली
को रिस्पॉन्ड करने की क्षमता होती है। तो इस तरह से कह सकते हो ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट से लेकर के बैक्टीरिया से लेकर के जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सब में कॉन्शसनेस पाया जाता है। ऑल ऑर्गेनिज्म from prokaryotes to eukaryotes show consciousness, राइट। और नॉन लिविंग में तो कॉन्शसनेस होता नहीं है। दीवार पर कितना भी रॉड चलाओ, दीवार कोई रिस्पॉन्स नहीं लेगा। इसलिए अब तो आप समझ गए होंगे कि सो कॉन्शसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, राइट। वैसे कॉन्शसनेस क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, राइट। सभी लिविंग्स में है, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है जिसमें कॉन्शसनेस नहीं है, और नॉन लिविंग में होता ही नहीं है। इसीलिए इसको क्या माना गया? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, राइट। अब एनसीईआरटी में कुछ इसी में बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया हुआ है और पूछा है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है कि डेड है। अब इसी में है कि एक कोमा पेशेंट जो प्रोटेक्टेड या कोमा पेशेंट प्रोवाइडिंग विथ लाइफ सेविंग मशीन्स, जीवन रक्षक मशीन्स पर हो, या जो ब्रेन डेड हो, या जो लॉस्ट कॉन्शसनेस, जो कॉन्शसनेस को लॉस्ट कर गया हो। तो लॉस्ट कॉन्शसनेस आई मीन टू से अनकॉन्शस हो। अब उसको क्या हम लिविंग कहेंगे कि नॉन लिविंग कहेंगे कि डेड कहेंगे? तो पहले हम आपको इस तीनों का अर्थ समझा दें। कोमा पेशेंट दुर्भाग्य से देखे होंगे, तो जो कोमा में आ जाता है उसको अगर आप छूते भी हो तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। तेज आवाज भी करते हो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। अच्छा उसके सामने टेस्टेड फूड भी रखा गया हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता, राइट। तो अर्थ क्या हुआ? प्रोफाउंड अनकॉन्शसनेस, एकदम गहरा अनकॉन्शसनेस हो, मोर देन 6 आवर, 6 घंटा से भी ज्यादा अगर इस अवस्था में वो पड़ा रहा तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? कोमा, कि पेशेंट कोमा में आ गया हो। तो लिख दें
ये अर्थ ही हो गया लॉस्ट कॉन्शसनेस, यहीं लिख दिया प्रोफाउंड अनकॉन्शसनेस, अनकॉन्शसनेस। more than 6 hours। एक दूसरा, कोई रिस्पॉन्स नहीं रह रहा हो, नहीं सुनाई पड़ता हो, नहीं लाइट का रिस्पॉन्स ले रहा है, नहीं स्मेल का रिस्पॉन्स ले रहा है, यानी कह सकते हो कि नाइदर अवेकनिंग, नाइदर अवेकनिंग समझ रहे हो, महसूस करना। जब आपको चोट लग जाती है तो आप उसको दर्द की अनुभूति होती है, जब आप अच्छा रिजल्ट लाते हो तो खुशी की अनुभूति होती है। तो ये जो महसूस करते हो उसको क्या कहते हैं, अवेकनिंग। तो नाइदर अवेकनिंग नॉर अवेयरनेस, नॉर अवेयरनेस टू द एनवायरमेंट, और ना तो वह वातावरण के प्रति सजग हो। अब तो एक ही साथ हो गया, सुन नहीं पाता है या जो भी, एक ही साथ लिखा दिया। तो इस कंडीशन को क्या कहोगे, अनकॉन्शसनेस, या इसी को क्या कहते हैं, ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ का अर्थ क्या हुआ कि ब्रेन का फंक्शन स्टॉप हो गया। ठीक है, ब्रेन फंक्शंस स्टॉप। इसको तुम ये भी कह सकते हो दूसरा, फिजिकली अनकॉन्शस, फिजिकली अनकॉन्शस। ब्रेन डेथ का भी सबका यही अर्थ है, नाम है ब्रेन डेथ, यानी ब्रेन फंक्शनिंग स्टॉप होगा तब नहीं ये कंडीशन आएगा। फिजिकली अनकॉन्शस बट क्लिनिकली टेक some response, clinically take some response। यानी लाइफ सेविंग मशीन्स पर है, तो लाइफ सेविंग मशीन के द्वारा अगर वो कुछ देर बचा हुआ है, इट मीन्स क्या है, क्लिनिकली तो रिस्पॉन्स लेता है, लेकिन डॉक्टर उसको ब्रेन डेथ घोषित कर देता है। तो ब्रेन डेथ अगर किसी को घोषित डॉक्टर कर देते हैं तो वह फिर जिंदा नहीं होता, कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो ही जाएंगे। यही हुआ, लेकिन उस कंडीशन में वो क्या हुआ, क्लिनिकली टेक सम रिस्पॉन्स, यानी इस कंडीशन में अनकॉन्शस भी है तो क्लिनिकली कुछ तो रिस्पॉन्स ले रहा। अब क्वेश्चंस है कि इस कंडीशन में सबका अर्थ समझ गए, कोमा पेशेंट हो, ब्रेन डेड हो और कॉन्शसनेस लॉस्ट हो गया हो, तो ये सभी कंडीशन एक ही सेम चीज हो गया, या कोमा पेशेंट कहिए, ब्रेन डेड कहिए, या लॉस्ट कॉन्शसनेस कहिए, राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन है कि यह इस कंडीशन में अगर वो होगा तो वह लिविंग है कि नॉन लिविंग है या डेड है। इस कंडीशन में जब एनिमल्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लिविंग डेड। उस एनिमल को क्या कहोगे, लिविंग डेड। नॉन लिविंग तो कभी नहीं कहिएगा, कोई लिविंग डेड हो सकता है लेकिन कभी भी लिविंग
नॉन लिविंग नहीं हो सकता, राइट। तो या तो डेड होगा, लेकिन यहां पर हम क्या बोले, इस कंडीशन में ऐसे पेशेंट को हम क्या कहेंगे, लिविंग डेड, यानी लिविंग भी है और डेड भी है। तो डेड क्यों कह रहे हैं, चूंकि नो कॉन्शसनेस, चूंकि इसमें कॉन्शसनेस नहीं है। अभी तुम जानते हो कि लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्शसनेस। इसमें कॉन्शसनेस नहीं है, इसलिए वो क्या है, डेड है। फिर कह रहे हैं लिविंग, चूंकि ये क्लिनिकली रिस्पॉन्स ले रहा है, इसका अर्थ क्या है, उसमें कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बहुत माइन्यूट अमाउंट में भी हो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो चूंकि उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसलिए राइट, इसको हम लिविंग भी कहेंगे, चूंकि मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसलिए ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन जो होगा तो उसका आंसर क्या लिखिएगा कि एनिमल कंसीडर एज लिविंग डेड, चूंकि डेड है इसलिए उसमें कॉन्शसनेस नहीं है, लेकिन कुछ मेटाबॉलिज्म है, इसीलिए वो क्या है, लिविंग है। अब नेक्स्ट, इसके बाद हम इसी को आगे क्लास में बतला रहे हैं। बहुत देर हो गया।